गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बच्चों। ओके तो हम कर रहे हैं एमसीक्यूज और ये है थर्मोडायनेमिक्स के एमसीक्यूज जो मेरी बुक में से मैं आपको करवा रहा हूँ। ओके तो उसके अंदर 101 नंबर क्वेश्चन जो है वहां तक हम पहुंच चुके हैं, 101 तक हम पहुंच चुके हैं। ये 101 नंबर क्वेश्चन है। इसके अंदर पूछा क्या गया है वो देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द प्रोसेस 1 to 5, 1 और 5, 1 to 5, ये देखिए 1 to 5 है। ऑन टेम्परेचर एंट्रोपी प्लॉट कहता है टेम्परेचर और एंट्रोपी का अगर हम ग्राफ बनाएं और उसके अंदर ये डायग्राम दे रखा है तो हमें बताइए 1 to 5 क्या प्रोसेस होगी। 1 to 5 ये सीधी लाइन है, देखिए ये सीधी लाइन का मतलब एंट्रोपी यहाँ पे कांस्टेंट है। एंट्रोपी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, देखिए एंट्रोपी जब कांस्टेंट होती है ds इज इक्वल टू 0 तो हम इसका मतलब क्या निकालते हैं, एंट्रोपी जो है वो चेंज 0 आ रहा है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। S1 और S2 जो है S1 माइनस S2 करते हैं तो वो क्या आ रहा है 0, मतलब S1 और S2 दोनों क्या है इक्वल है। लेकिन ये किस प्रोसेस के लिए होता है, ये होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए। लेकिन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक। अब रिवर्सिबल एडियाबैटिक क्या होती है, उसके अंदर प्रोसेस कौन सी लगती है, हम पीवी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये वाली इक्वेशन लगती है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक को इस तरह से लिखते हैं। रिवर्सिबल एडियाबैटिक ही क्या होती है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है। तो हमारे पास चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे दूसरी तरफ से, भाई बात वही पूछ रहा है। कई बार यहाँ पे आइसेंट्रोपिक बोल देगा या इसको ds इज इक्वल टू 0 बोल देगा, कुछ भी ऐसा जोड़ दीजिएगा जो इसके साथ जुड़ रहा हो। अगर हमें 1 से 2 पूछे, ये देखो 1 से 2 ये वाली प्रोसेस जो है तो ये क्या आ जाएगी, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगी। ओके नेक्स्ट चलते हैं। What happen when the heat supplied to the system is more than the work transfer out of the system। कहता है कि अगर मान लीजिए कोई सिस्टम है यहां पर मेरे पास, what happens when the heat supplied to the system, heat जो सप्लाई कर रहे हैं Q वो ज्यादा हो जाए, किससे ज्यादा हो जाए, more than the work transfer out of the system। यहां से वर्क ट्रांसफर हो रहा है, ये हमारा पिस्टन है, पिस्टन हमारा मूव कर रहा है और वर्क हो रहा है। अब कहता है हमने हीट दी मान लीजिए 500 जूल और आपने वर्क किया मान लीजिए 300 जूल, तो 200 जूल कहां गई एनर्जी, वो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गई। तो इंक्रीज हो गई इंटरनल एनर्जी, क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इंटरनल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, आपने हीट ज्यादा सप्लाई की, वर्क कम निकल रहा है तो कुछ ना कुछ कहीं एनर्जी तो जाएगी। एनर्जी कहां जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जाएगी। ओके लिक्विड्स हैव नो स्पेसिफिक हीट, different value of specific heat at same temperature, only one value of specific heat या two distinct value of specific heat। तो आप याद रखिए इनके पास only one value of specific heat होती है लिक्विड्स के पास, इनके पास सिर्फ एक ही स्पेसिफिक हीट होती है। इसको लिख ले प्लीज जल्दी से चीजें जो है वो लिखने लायक जो है वो जल्दी से जल्दी इनको लिखते रहिए जल्दी से जल्दी। इनको एक लाइन में लिख लिया करो, ऐसे लिख दिया करो, लिक्विड हैव ओनली वन स्पेसिफिक हीट, ऐसे लिख दिया करिए। आपने एमसीक्यू लिखने नहीं है, लाइनें बनानी है, लाइनें बनानी है। जैसे पीछे कहा था, इफ ऐसे लिख लो, इफ हीट इज मोर वर्क इज लेस देन इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज, ऐसे लाइनें बना लो, देन इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज।
ऐसे लाइंस बना बना के एमसीक्यू को याद कर लो, तो लाइनें बन जाएगी 50 क्वेश्चन 50 लाइनें बनेगी, मतलब 2 पेज में आपका काम खत्म हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन 100 पेज, 100 क्वेश्चन 4 पेज में हो गए, मतलब जाने से पहले वो 4 पेज पढ़ लोगे कभी, तो आपका जल्दी से रिवीजन हो जाएगा सारा का सारा। ओके, in a cyclic process the work done by the system is 20 kilojoule minus 30 kilojoule minus 5 kilojoule minus plus 10 kilojoule. What is the net heat for the cyclic process? हमें पता है नेट हीट कैसे निकालते हैं, नेट हीट इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। तो हमारे पास वर्क ट्रांसफर कितना हो रहा है, 20 प्लस में है, प्लस में 20, माइनस पे 30, फिर माइनस में 5 और फिर कितना है प्लस में 10। तो हमारे पास कितना होगा, ये 30, 35 माइनस 5 रह गया, माइनस 5 किलो जूल। तो ये डेल्टा क्यू जो है सिग्मा जो क्यू है नेट हीट ट्रांसफर, वो -5 है। -5 का मतलब हीट बाहर की ओर जाएगी, सिस्टम से बाहर की ओर जाएगी। तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। शाबाश शाबाश। ओके, चलिए आगे। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर U इज इक्वल टू 30 प्लस 0.5 T किलो जूल। ये देखिए U इज इक्वल टू 30 प्लस 0.5 T, ये है, ठीक है। ये इक्वेशन है, जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर का फंक्शन है। ये टी क्या है, टेम्परेचर है। इफ द सिस्टम डज द वर्क कर रहा है कितना, 0.5 किलो जूल पर केल्विन, ये काम कर रहा है इतना। What is the increase in heat interaction per degree temperature? तो कहता है हीट कितनी हमें इंटरेक्शन होगी। तो हीट का हमें पता है 2 चीजें होती है उसके अंदर, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। लेकिन इंटरनल एनर्जी जो है टेम्परेचर का फंक्शन दे रखा है। अगर इस तरह का कभी दे रखा हो, टेम्परेचर का फंक्शन दे रखा है, तो हमें क्या करना है, इसकी डिफरेंशिएशन कर देनी है। डी देखिए पर केल्विन है ना, यहाँ पे ये पर केल्विन है, ये भी पर केल्विन आ जाएगा। तो du बाय dt कर देंगे, du बाय dt। तो इसकी डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो हमारे पास 30 प्लस 0.5 T, तो इसकी डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो ये 30 का डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T हमारे पास क्या है, 0.5 अकेला रह जाएगा, 0.5 अकेला रह जाएगा। T ये देखिए T का हम जब करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, वो क्या हो जाएगा, T की पावर 1 है, 1 आगे आ जाएगा, तो T की पावर 0 रह जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये 0.5 अकेला रह जाएगा, 30 का भी कोई नहीं होगा डिफरेंशिएशन, तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, U कितना आ गया, 0.5। U कितना लिख सकते हो आप, 0.5, और वर्क ऑलरेडी 0.5 है, तो 0.5 कितना हो जाएगा, 1। तो 1 किलो, ये किलो जूल में है, किलो जूल पर केल्विन आ जाएगा। इतना हीट ट्रांसफर होगा। अगर आपको कहीं पे भी ऐसी इक्वेशन दिखे जहां पे इंटरनल एनर्जी जो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, तो आपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन उसकी कर देनी है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो इसी को देख के ही हवा निकल जाती है, पता नहीं क्या चीज पूछ ली। लेकिन अगर हम देखेंगे, एक बार क्वेश्चन करेंगे, सारी जिंदगी के लिए आपको आसानी रहने वाली है। ओके, चलिए आगे। रिवर्सिबल एडियाबैटिक इन अ टीएस डायग्राम इज देखिए, एक अभी हमने करा, तो ऐसे दोबारा क्या करें। अगर आप देखेंगे अभी हमने पहले भी क्वेश्चन करा, तो टीएस डायग्राम बना लीजिए। और रिवर्सिबल एडियाबैटिक क्या होती है, आइसेंट्रोपिक। तो एक क्या लाइन बन जाएगी, वो एक वर्टिकल लाइन बन जाएगी। तो वो एक वर्टिकल लाइन बन जाएगी। तो क्योंकि इसी तरह से हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था, सब 101 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो 101 नंबर क्वेश्चन है वो ऐसा ही था। तो वो वर्टिकल लाइन थी उसके अंदर, तो वर्टिकल लाइन हमारे पास होगी। द वर्क डन बाय द सिस्टम इज 45 किलो जूल। तो हमारे पास वर्क डन कितना है, 45 किलो जूल। If the internal energy of the system is decreased by 15 किलोजूल, तो हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर रही है, 15 किलोजूल से कम हो रही है, कम 15 किलोजूल कम होगी। व्हाट इज द हीट रिसीव्ड बाय द सिस्टम, हीट रिसीव कितनी कर रहा है। तो हमारे पास देखिए हीट है Q, इंटरनल एनर्जी है U, और वर्क डन है W। वर्क डन क्या है हमारे पास, W, ऐसे लिख देते हैं, W है। अब बड़े ही ध्यान से समझिए, कहता है वर्क डन है 45, इंटरनल एनर्जी कम हो गई 15, कम होगी मतलब पहले थी हमारे पास कोई ना कोई एनर्जी,
पहले कुछ थी, जितनी भी थी, मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए 60 थी, 15 कम हो गई और अब 45 हो गई। ठीक है, हमारे पास 45, 55, हाँ 45 हो गई। तो 60 से 45 मतलब 15 कम हो गई, तो ये 15 गई कहां? वर्कडन करने में। 15 वर्कडन करने में गई, तो वर्कडन है कितना? 45। 45 है वर्कडन। आप हीट कितनी दोगे ताकि 45 वर्कडन हो? 15 तो ये कर रहा है, 30 और देनी पड़ेगी। बस इतनी सी बात समझ लो। देखो कि क्यू क्या होता है? इंटरनल एनर्जी प्लस वर्कडन। वर्कडन। अब हमारे पास क्यू कितना होना चाहिए? यहां पे देखिए, अगर वर्कडन 45 है, 45 है और ये यू कम हो रहा है, कम होने का मतलब माइनस में, -15, तो 45 -15 कितना हो जाएगा? 30। तो क्यू कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ऐसे ही करना है, रट्टा मार के करना है तो रट्टा मार के कर लो, समझ के करना है तो समझ के कर लो कि भाई साहब काम कौन कर रहा है? हीट काम करवाती है। आप हीट एनर्जी दोगे तभी काम होगा। अगर इंटरनल एनर्जी का कोई चेंज नहीं आता तो 45 हीट देते, 45 वर्कडन, हम सोच लेते कि 45 का सारा वर्कडन में निकल गया। लेकिन इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो वो क्या कर रही है? वर्कडन 15 का उसने कर दिया, 30 का इसने कर दिया, तभी टोटल 45 हो गया। ओके, तभी टोटल 45 हो गया। Which one of the following phenomena occurs when the gas in a piston in cylinder assembly expand reversibly at constant pressure? जब कहता है कि हमारे पास क्या फिनोमिना होगा, इनमें से क्या फिनोमिना होगा जब हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, यहां पे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ओके, एक्सपैंड रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर हो, कांस्टेंट प्रेशर पर एक्सपैंड हो। ठीक है, तो क्या फिनोमिना ऐड होगा? तो हमारे पास क्या होगा? हीट इज एडेड टू द गैस, हीट इज रिमूव फ्रॉम द गैस, गैस डज वर्क फ्रॉम इट्स ओन स्टोर्ड एनर्जी, या गैस अंडरगोज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो ऐड की जाती है हीट, तभी हमारे पास क्या होगा? जब हम हीट ऐड करेंगे, ये हमने हीट ऐड की और कांस्टेंट प्रेशर पर ये ऊपर जाने लग गया, ये क्या हो गया? एक्सपैंड होने लग गया। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब होगा तो हम हीट ऐड करेंगे, हीट ऐड करेंगे तभी हमारे पास वर्कडन होगा। देखिए, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता तो वर्कडन क्या होता? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है, यहां पे ऑलरेडी बता रखा है कि क्या कर रहा है? रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर हम उसको क्या कर रहे हैं? एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड करते हैं, लेकिन फायदा क्या? इंटरनल एनर्जी बढ़ती है बस। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक में हम देखते हैं तो हीट की जरूरत ही नहीं है, इंटरनल एनर्जी ही वर्कडन कर देती है। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडेड टू द गैस, हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। ओके जी, चलिए। What is the velocity of steam in meter per second at the exit across a steam vessel which is perfectly insulated and does not perform any work and undergo a drop of 0.2 kilojoule per kilogram in enthalpy from the entry to the exit? कहता है कि एक हमारे साथ मान लीजिए प्रेशर कुकर है, ये मान लिया, ये यहाँ पे विसल है और ये हैंडल है इसका। ओके, तो यहां से कहता है कि स्टीम निकलती है विसल से, यहां से स्टीम निकलती है और स्टीम जो निकलती है हमारे पास वो एग्जिट में कितनी होगी? एग्जिट में कितनी होगी जब वो एंथैल्पी ड्रॉप होगा? एंथैल्पी ड्रॉप मतलब H1 यहां पे कितना है, H2 यहां पे कितना है, दोनों का डिफरेंस हमारे पास पता लग जाएगा। तो इसके केस में हमें करना क्या है? एक फॉर्मूला है, या तो आप बना सकते हैं, याद कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप याद सीधा कर सकते हो तो हमारे पास ज्यादा अच्छा है, √2 H2 माइनस H1 माइनस H2 मतलब एंथैल्पी ड्रॉप देखना, बस ये कर सकते हो। नहीं, आपको ऐसे याद नहीं करना तो आपको समझना है तो क्या करना है? स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगानी है। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन मैंने आपको पहले बताई थी, H1 V1² बाय 2 प्लस G Z1 Q और H2 ये वाला, ये इक्वेशन है। इसके अंदर हमें पुट करनी है वैल्यूज क्या क्या जीरो है। देखिए, वर्कडन कोई नहीं हो रहा, हीट कोई नहीं हो रहा, Z1 Z2 बराबर है, V1 जीरो है क्योंकि स्टीम जब रुकी हुई है तो कोई V1 नहीं था। H1 माइनस H2 0.2 दे रखा है,
बस। तो हमें ये सारा कुछ यहाँ पे पुट करना है, तो हमारे पास इक्वेशन जो है यही निकल आएगी जो मैंने आपको बताई। V2 इक्वल टू √2 H1 माइनस H2। बस आपने क्या करना है, H1 माइनस H2 को 0.2 और 1000 से मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो लिख लीजिए इसको, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बात समझ आई? बात समझ आई? देखिए क्वेश्चन जो है आसान होते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं किए तो आपके लिए मुश्किल है। ओके, इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, और जिसकी हेल्प से देखिए सिलेबस हमारे तरफ से बहुत मैंने करवा रखा है ऑलरेडी, बहुत सारी चीजें करवाई हैं, फिर भी बुक्स में वो चीजें नहीं मिलती जो हमें ऑब्जेक्टिव टाइप में मिलती है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव टाइप पे इतना ज्यादा फोकस होता है। ओके जी, चलिए। A gas is compressed frictionless from an initial state 0.4 मीटर क्यूब। तो हमारे पास इनिशियल स्टेट है 0.4 मीटर क्यूब एंड 0.1 मेगा पास्कल। प्रेशर P1 जो है वो है 0.1 मेगा पास्कल। तो हमारे पास क्या था, फाइनल स्टेट V2 जो है वो कितना, 0.2 मीटर क्यूब, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। 0.4 था पहले, 0.2 रह गया, और प्रेशर कितना है P2 अगेन 0.1 ही है, मतलब ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है खेल जो भी हो रहा है। देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ 35 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम द गैस। तो हमारे पास क्या कहता है, यहां पे अगर कंप्रेस कर रहे हो, देखिए कंप्रेस करने का खेल देखिए किस तरह से होता है। ये देखिए, आप ऊपर से वर्क डन कर रहे हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। यहां पे वर्क डन ऑन द सिस्टम है, इसलिए ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। और कहता है देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ 35 किलो जूल हीट फ्रॉम द गैस, मतलब हीट बाहर निकल रही है, और हीट जब भी बाहर निकलती है हम उसको माइनस में लेते हैं 35 किलो जूल, तो ये माइनस में आएगा, वर्क डन भी माइनस में आएगा। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बस ये पता करना है। देखिए अगर आप लगाओगे Q क्या होता है, तो U प्लस वर्क डन होता है, U प्लस वर्क डन, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। वर्क डन कैसे निकाला जाए, वर्क डन निकाला जाएगा PdV। अगर P कितना है 0.1 मेगा है, मेगा को हम किलो में बदलेंगे 10 की पावर 3, और V कितना है 0.4 माइनस 0.2, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये वर्क डन निकल आएगा। तो वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 0 1000, और साथ में कितना है 0.2 का 2/0, ठीक है, 0.2 रह जाएगा ना, ये 0.2 रह जाएगा। जस्ट होल्ड ऑन, इसका वाइट ही कलर कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये देखिए 0 0 0 0 कैंसिल, ये 2 रह गया, वर्क डन कितना रह गया हमारे पास, 2 रह गया। ओके, 10 के बाद 3 था ना, 3 था, ये 3 था, तो 1 0 रह जाएगी, तो 20 रह जाएगा, 20 रह जाएगा। तो हमारे पास 20 हो गया वर्क डन। अब देखिए जो वर्क डन है वो क्या है, हम माइनस में ले रहे हैं, वो क्या है, माइनस में वर्क डन ले रहे हैं, 20 जो है माइनस में है। इंटरनल एनर्जी Q कितना है, -35 है, -35 है, तो U कितना निकल आएगा, -35 माइनस, और ये फिर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, ये वाला हमारे पास 20 वाला इधर आएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा, ये आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बस आपको पता होना चाहिए कब वर्क डन माइनस में लेना है, कब वर्क डन प्लस में लेना है, कब हीट एनर्जी माइनस में लेनी, कब हीट एनर्जी प्लस में लेनी, बस माइनस प्लस पता होना चाहिए। ऑन द सिस्टम, हम सिस्टम के ऊपर वर्क डन करें तो नेगेटिव, सिस्टम हमें वर्क डन निकाल के दे पॉजिटिव, हम हीट सिस्टम को दें पॉजिटिव, सिस्टम से हीट बाहर निकले तो नेगेटिव। बस इतना अगर समझ आ गया तो आपको बातें आराम से समझ आ जाएगी, ये जो हो रही है, ये जो हो रही है आपको समझ आ जाएगी। वर्क इज कंसिडर्ड टू बी द सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू हीट एनर्जी, बिकॉज वर्क क्या है, वर्क हमें भी पता है भाई साहब, वर्क बहुत जरूरी चीज है। वर्क इज डायरेक्ट एनर्जी, वर्क यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, व्हाइल वर्क कैन बी फुली कन्वर्टेड इनटू हीट, हीट कैन नॉट बी फुली कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो ए सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ये बात सच है कि हम वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हीट को वर्क में कन्वर्ट सारे का सारा नहीं कर सकते, इसलिए वर्क को जो है वो सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी बोला जाता है। ओके,
चलिए, ड्यूरिंग अ प्रोसेस ऑन अ क्लोज सिस्टम इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बाय ट्वाइस द यूनिट्स देन द हीट एडेड टू इट इज पॉसिबल ड्यू टू। देखिए, कहता है कि हमारे पास एक क्लोज सिस्टम है, एक क्लोज सिस्टम है, इस तरह से है, और इसके अंदर हमने हीट सप्लाई की है, हीट सप्लाई की है। इट्स इंटरनल एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बाय ट्वाइस, मतलब डबल हो गई इंटरनल एनर्जी। पहले जितनी थी, मान लीजिए पहले 100 थी, पहले 100 थी, अब 200 हो चुकी है, 200 इंटरनल एनर्जी हो चुकी है, ठीक है। देन द हीट एडेड टू इट, अच्छा सॉरी, इसको क्या कहें, डबल, ट्वाइस हो गई है उससे, उससे इसको ट्वाइस ऐसे नहीं लिखेंगे, एक मिनट, इसको ट्वाइस ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। देखिए, कहता है कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है, किससे, जितनी हीट ऐड की है उससे ज्यादा। हीट आपने ऐड की, मान लीजिए 100, लेकिन यहां पे इंटरनल एनर्जी तो कितनी बढ़नी चाहिए, 100 की 100 ही बढ़नी चाहिए अगर हमने 100 दी है तो, लेकिन यहां 200 बढ़ रही है, ये कहता 200 बढ़ रही है, तो ये कैसे हो गया। देखो, सिंपल सी बात, आप बात को समझिए, ये आपका पेट है, ये खाना खाने वाली बात है। मान लीजिए कि आपको ये कहा गया कि मम्मी, घर पे जाते हो, मम्मी ने खाना खिलाना है आपको, 4 रोटी आपको खिलानी है। 4 रोटी खाने से आपका पेट बड़ा नहीं होगा, ठीक है, 4 रोटी अगर घर पे खाओगे तो पेट बड़ा नहीं होगा। लेकिन आपकी मम्मी कहती है नहीं, मुझे ऐसा लगता है तू रोटी खा तो हमारे घर से चाह रहा है, लेकिन कुछ और खा रहा है जिसके कारण तेरा पेट बड़ा हो रहा है। मतलब बाहर से कोई चीज खा रहे हो आप, बाहर भी खा के आ रहे हो और घर पे आके भी रोटी खा रहे हो, ये मम्मी खिला रही है, ये बाहर से कोई खिला रहा है, बाहर से कौन खिलाएगा, अगर कोई खिलाएगा तभी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तभी पेट बड़ा होगा। तो ये जो अंदर ऊपर आ रहा है वो वर्कडन आ रहा है बाहर से, सिस्टम के ऊपर कोई वर्कडन कर दे, सिस्टम के ऊपर कोई वर्कडन कर दे, वो भी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकता है। तो हमारे पास क्या होगा, परफॉर्मिंग ऑफ शाफ्ट वर्क ऑन द सिस्टम, कि शाफ्ट वर्क, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे रखा है, मैंने कोई सिस्टम है, मैंने इंटरनल हीट डाली 100, ऊपर से हमने यहां से एक फैन चला दिया, ये एक फैन ऐसे चला दिया, ऐसे चला दिया, घुमा दिया, इसको पकड़ के आपने गोल गोल घुमा दिया, ऐसे सिस्टम को गोल गोल घुमा दिया, तो इसने वर्कडन करके, वर्कडन किया इसने, शाफ्ट वर्कडन हुआ, तो इसके 100 और इसका 100, तो ये इंटरनल एनर्जी 200 बढ़ गई, इसलिए हमारे पास कह सकते हैं कि डबल हो गई, इसलिए हम कह सकते हैं कि डबल होगी। परफॉर्मिंग ऑफ शाफ्ट वर्क ऑन द सिस्टम, शाफ्ट वर्क किया गया है ऑन द सिस्टम, जिसके कारण जो है इंटरनल एनर्जी डबल हो गई है। बात समझ आई या नहीं आई, चलिए आगे। Which of the following represent the perpetual motion of the first kind? Engine with 100% thermal efficiency, a full reversible engine, transfer of heat energy from low temperature source to high temperature source, a machine that continuously creates its own energy. तो इसमें से कौन सा जो है वो हमें कंसीडर किया जाएगा कि हमारे पास ये वाली वैल्यू होगा। जल्दी से आप भी रिप्लाई करें तो ज्यादा अच्छा है। तो हमारे पास क्या है, मशीन दैट कंटिन्यूसली क्रिएट्स इट्स ओन एनर्जी, जो अपनी ही एनर्जी बनाए, जो अपनी ही एनर्जी को बनाए, कंटिन्यूसली वो बनाता रहे अपनी ही एनर्जी को, उसको हम क्या कहेंगे, परपेचुअल PMM1 बोल देंगे, PMM1 बोल देंगे। ओके, चलिए ठीक है, यहां पे हो जाएगा, आगे चलते हैं। अ सिस्टम इज इन, सॉरी चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अ सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब होता है, मैंने ये पहले भी बताया, केमिकल, मैकेनिकल और ये थर्मल इक्विलिब्रियम सब एक इक्विलिब्रियम में आ जाए तभी हमारे पास वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, तभी वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, जब वो सारे के सारे हो जाए, सारे के सारे हो जाए। चलिए ओके, सारे के सारे हो जाए, ये हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, अ टोटल हीट ऑफ सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज, टोटल हीट को क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, थर्मल कैपेसिटी या एंथैल्पी। कि टोटल हीट को हम क्या बोलेंगे, टोटल हीट को हम बोलेंगे एंथैल्पी, टोटल हीट को बोलेंगे हम एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है, U प्लस PV, तो हम क्या कह देते हैं इसको, टोटल हीट भी बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं टोटल हीट बोल देते हैं इसको।
टोटल हीट बोल देते हैं इसको। ओके जी, चलिए आगे। Enthalpy is a measurement of energy in thermodynamic system. It is a thermodynamic quantity equivalent to the total heat content of the system. It is equal to internal energy of the system plus product of pressure and volume, U plus PV. U plus PV, ये मैंने आपको पहले बता दिया। Under ideal condition, isothermal, isobaric, isochoric and adiabatic processes are, ये सारी processes जो है वो क्या है, static, डायनेमिक, क्वासी स्टैटिक या स्टेबल। तो ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती है। क्वासी स्टैटिक, स्टैटिक जैसी लगती है, क्वासी क्या होता है, जैसी, ठीक है, जैसी। स्टैटिक मतलब रुकी हुई, लगता है कि ये रुकी हुई है नहीं लेकिन चल रही होती है, ठीक है। जैसे मासी होता है, मासी मतलब माँ जैसी, वैसे क्वासी, ठीक है, मासी क्वासी। चलिए आगे, ठीक है, क्वासी स्टैटिक होता है, ये सारा हमने पढ़ा हुआ है। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, आइसोथर्मल के अंदर हम, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या होगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, इंटरनल एनर्जी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम इज वन हुज वैल्यू, हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का पता है हमें, जो हमारी डिपेंड करती है मास के ऊपर, तो वो क्या होती है, एक्सटेंसिव, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द सिस्टम, लाइक वॉल्यूम। अगर मास ज्यादा तो वॉल्यूम ज्यादा, मास कम वॉल्यूम कम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ओके, इंटेंसिव भी होती है, एक्सटेंसिव भी होती है। द टाइम कांस्टेंट ऑफ थर्मोकपल इज, थर्मोकपल के अंदर टाइम कांस्टेंट होता है। देखिए थर्मोकपल के अंदर बहुत ज्यादा एंटर नहीं करते हम, इसलिए सिर्फ डेफिनेशन और हल्का सा हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। और इसका क्या होता है टाइम कांस्टेंट, ये होता है टाइम टेकन टू अटेन 63.2 ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसी कहते हैं हम, इसे कहते हैं टाइम कांस्टेंट। याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ये कोई ऐसा स्पेशल नहीं है, इसके अंदर हमें घुसना नहीं है, सिर्फ इतना ही हमें पता होना चाहिए कि थर्मोकपल जो है ये हमारा टाइम कांस्टेंट कहलाता है 63.2% ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस हो टाइम टेकन हो जाए तो। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Next step, for a closed system, the difference between heat added to the system and the work done by the system is equal to। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक क्लोज सिस्टम है मान लीजिए, और उसमें हीट जो ऐड हुई है, Q हीट ऐड हुई है टू द सिस्टम, एंड डिफरेंस निकालना है, एंड वर्क डन, वर्क डन के अंदर डिफरेंस। तो Q क्या होता है, U प्लस वर्क डन। तो हमारे पास क्या होगा, Q माइनस वर्क डन कर देंगे, क्या निकल आएगा, U। U मतलब इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी इज द राइट आंसर, इंटरनल एनर्जी इज द राइट आंसर। Which of the following is correct in a polytropic process? ये देखिए कंफ्यूजन वाली चीजें होती हैं, तो इनको बड़े ध्यान से करें। एन ऊपर आएगा, एन नीचे आएगा, ये है वो है। तो इसके अंदर जो इक्वेशन है वो याद रखनी है हमें, ये वाली T1/T2 इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आपको पता होना चाहिए, ये इक्वेशन किस तरह से बनती है, ये सब कुछ मैंने करवाया हुआ है। T1/T2 इज इक्वल टू V2/V1 पावर n-1, ये याद करने वाली चीज है। P1/P2 और n-1/n, ये हमें याद करना पड़ेगा, इसको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए ये है, इसमें से कुछ भी आप यूज कर सकते हो, कोई भी दो चीजें आपस में इक्वल टू करके, इन दोनों को इक्वल टू करके कुछ निकल सकता है, इन दोनों को इक्वल टू कुछ करके निकल सकता है, इन दोनों को इक्वल टू करके कुछ ना कुछ निकल सकता है। तो आपको दो कोई भी इक्वेशन, दो फॉर्मूले हैं, दोनों को इक्वल रख के आप यूज कर सकते हैं इसको। ओके जी, चलिए आगे। Which of the following statement hold true for the first law of thermodynamics? First law of thermodynamics के according क्या है? The entropy of the system remains constant. Total energy of the isolated system remains constant. Yeah, that in total internal energy of the system remains constant. Work done by the system is equal to heat transferred by the system. इसका जो अगर देखें तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी, टोटल एनर्जी।
चाहे रूप बदलती रहे, चाहे रूप बदलती रहे, लेकिन टोटल एनर्जी जो होगी वो आइसोलेटेड सिस्टम की वो हमेशा एक ही रहेगी, एक ही रहेगी। ओके जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, the sequence of processes that eventually turns the working substance to original state। कहता है कि अलग अलग प्रोसेसेस लगाई हमने, ये लगाई, ये वाली प्रोसेस, ये वाली प्रोसेस, ये वाली प्रोसेस, वापस अपनी जगह पे पहुंच जाए तो उसको क्या कह देते हैं हम? थर्मोडायनेमिक साइकिल बोल देते हैं, उसको हम थर्मोडायनेमिक साइकिल बोल देते हैं। ओके, तो उसको थर्मोडायनेमिक साइकिल बोल देंगे। नेक्स्ट देखिए, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज। अब देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम का मैंने आपको बताया एक और नाम होता है, इसको कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस बोल देते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस या आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बोल देते हैं। इसका दो नाम है, आइसोमेट्रिक भी बोल सकते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो आपको दोनों में कभी कंफ्यूजन नहीं होना। आइसोपिस्टिक जो है वो आइसोबारिक को कहते हैं, आइसोबारिक को कहते हैं। तो हमारे पास दोनों के नाम याद रखें, ये इसके इक्वल है, आइसोकोरिक जो है आइसोमेट्रिक के इक्वल है। तो ये दोनों नाम जो है आपको कोई भी पूछा जा सकता है, तो आपको कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ओके जी, चलिए आगे। आप फुटबॉल, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, बड़े ध्यान से देख लें इसको, ज्यादा मुश्किल नहीं है। फुटबॉल वाज इन्फ्लेटेड टू अ गेज प्रेशर ऑफ 1 बार। कहता है कि एक फुटबॉल है हमारे पास, उसका गेज प्रेशर, अब देखिए गेज प्रेशर अगर आपको पता ही नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए गेज प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर वाले प्रेशर को हम गेज प्रेशर बोल देते हैं, उसको 1 बार पे कर दिया, 1 बार। तो ये तो गेज प्रेशर है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके अंदर ऐड नहीं किया। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करोगे तभी तो बात बनेगी, लेकिन अभी तक हमारे पास ये है, व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर इज 15 डिग्री। तो टेम्परेचर जो T1 था वो था 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे प्रेशर P1 जो है वो गेज प्रेशर है 1 बार। व्हेन द गेम स्टार्टेड नेक्स्ट डे, अगले दिन, ये तो अभी तक इसके अंदर इतने प्रेशर डाल के रख दिया, अगले दिन जब गेम स्टार्ट हुई तो बाहर का टेम्परेचर जो है वो कम हो गया, T2 जो है वो कम हो गया, 5 डिग्री हो गया, 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो कहता है व्हेन द गेम स्टार्टेड नेक्स्ट डे, एयर टेम्परेचर ऑफ द स्टेडियम वाज दिस, अज्यूम दैट द वॉल्यूम ऑफ द फुटबॉल रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम उतने का उतना ही है, V2 और V1 दोनों 2500 सेंटीमीटर क्यूब है। ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है वैल्यूज, ये ऑलरेडी वैल्यूज गिवन है, ये है। तो हमारे पास कहता है गेज प्रेशर ऑफ द एयर टू विच द बॉल मस्ट हैव बीन ओरिजिनली इन्फ्लेटेड सो दैट इट वुड इक्वल 1 बार गेज प्रेशर एट द स्टेडियम। तो अगर कहता है कितना हम इसके अंदर भरते कि प्रेशर अगर कम भी होता तो 1 बार तो होता ही होता। पहले हमने 1 बार भरा, गेज प्रेशर जो है वो 1 बार भरा, लेकिन अगर ऐसा करने से होता क्या, यहां तो प्रेशर कम हो जाता, तो कितना करते कि हमारे पास 1 बार होता। एक तरीका तो सिंपल सा ये है कि भाई साहब ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, अगर आपको लगता है कि मेरा टाइम इसमें कम से कम 2-3 मिनट जाएंगे, या तो मैंने सुना ही नहीं हुआ, तो 2 चीजें होती है ऐसे क्वेश्चन के साथ, ये आपको भी उलझाने के लिए होता है, आपका दिमाग खराब करने के लिए होता है। अगर तो आपने ये क्वेश्चन पहले देख रखा है, अगर तो पहले देख रखा है तो आपको इजी लगेगा, आपको लगेगा सर ये तो आता है मुझे, मैंने तो देखा हुआ क्वेश्चन है, ये मैंने पहले देखा था, मैं बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, मैं तो कर दूंगा इस क्वेश्चन को। अगर आपने ऐसा मतलब सोच देखा है तो, अगर नहीं देखा तो हाँ तब दिक्कत आती है कि सर हमने तो देखा ही नहीं इस क्वेश्चन को, कभी भी देखा नहीं है तो पंगा पड़ जाता है वहीं पे। तो इसलिए अगर आपको कभी ऐसा लगे कि सर मैंने ये क्वेश्चन देखा नहीं है लेकिन मैं क्या करूं, अब मेरे सामने आ गया है और मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये आपको डीमोटिवेट करने के इस तरीका होता है। अगर आपको डीमोटिवेट करना है तो ये तरीका लगाएंगे कि आपको लगेगा कि सर नहीं मेरे से तो नहीं होगा ये क्वेश्चन, मेरे से नहीं होगा, और वहीं या दूसरी एक आकड़ होगी कि सर इसको तो मैं करके ही रहूंगा, और करने के चक्कर में कम से कम आपके 5 से लेके 7 मिनट आपने खराब कर दिए। 5 मिनट 7 मिनट जब आप लगा चुके होते हो तो आपको लगता है सर पहले ही इतना टाइम लगा चुका हूं, क्यों ना एक 2 मिनट और लगा के इसको सॉल्व कर ही लूं, और इस चक्कर में आप अपना इतना ज्यादा वक्त खराब कर लेते हो जो आपका खराब नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप खराब कर बैठते हो। तो ऐसे केस में आपको करना क्या है,
अगर तो आपको देखा हुआ है तभी आप उसके आगे बढ़े, नहीं तो उसको छोड़ दें, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मार्क्स तो एक ही मिलेगा, उसको कोई मतलब नहीं तुमने न्यूमेरिकल से एक लिया या किससे लिया। अब देखिए प्रेशर P1 जो है, P1 उसका गेज प्रेशर अगर हम देखें तो 1 बार क्या है उसका गेज प्रेशर, गेज प्रेशर। लेकिन हम अगर देखें कि एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, अब एब्सोल्यूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखो प्रेशर जो है हम 1 बार बनाना चाहते हैं तो इसको P2 लिख लीजिए। P2 बनाना चाहते हैं मतलब हो, P2 इतना हो हमारे पास, इतना हो, P2 1 बार प्रेशर गेज प्रेशर हो। लेकिन एब्सोल्यूट देखने के लिए P2 एब्सोल्यूट देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसमें गेज प्रेशर के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देंगे। तो हमारे पास गेज प्रेशर कितना है 1 बार, और हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 इसको ऐड कर देना है, तो ये कितना बन गया 2.013 हमारे पास बार, कितना बन गया ये एब्सोल्यूट प्रेशर, ये क्या बन गया एब्सोल्यूट प्रेशर, ये बन गया हमारे पास। बात समझ आ गई। अब देखिए T1 टेम्परेचर हमारे पास 15 था, फिर हमारे पास 5 रह गया। T1 टेम्परेचर जो था 15 था, फिर हमारे पास ये T2 जो है वो कितना रह गया हमारे पास 5 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया, मतलब टेम्परेचर जो है वो कम हो गया। तो हमें पता है P1 V1, हम फॉर्मूला लगाएं अगर P1 V1 इज इक्वल टू mR T1, और वॉल्यूम जो है हमारे पास वो कांस्टेंट है 2500 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। V1 और V2 दोनों ही इक्वल है, तो P1 V1 जो है फॉर्मूला हम लगा देंगे कैसे, P1 V1 इज इक्वल टू mR T1, P2 V2 इज इक्वल टू mR T2। लेकिन V1 और V2 दोनों ही इक्वल है, V1 और V2 दोनों इक्वल है हमारे पास, इसलिए हमारे पास क्या बन जाएगा ये, अगर हम इसको देखें यहां पर आ जाते हैं, ठीक है, ये इक्वेशंस होती हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन लगाएंगे कौन सी, P1 अपॉन T2, मतलब दोनों का रेशियो ले लीजिए, और T1 अपॉन T2 का रेशियो ले लीजिए बस। अगर हमारे पास ये गिवन है P1 P2 T1 T2 ये हमारे पास गिवन है, तो हम क्या कर लेंगे P1 निकाल लेंगे, इसमें से P1 निकाल लेंगे। P1 कैसे निकलेगा, P2 T1 अपॉन T2, बस दैट्स इट, बस इससे आप कर लेंगे तो P1 आपका निकल आएगा। P2 तो हमें पता है ऑलरेडी क्योंकि हमने पहले निकाला है, तो 2.013 है हमने निकाला है। T1 हमारे पास पहले कितना टेम्परेचर है 15 है, और बाद में कितना है हमारे पास 5 है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसका आपके पास जो प्रेशर निकलेगा, इसको सॉल्व करने के बाद प्रेशर जो निकलेगा हमारे पास, 1 मिनट, 15 है, और इसको अगर आप केल्विन में चेंज करना चाहते हो केल्विन में चेंज कर सकते हो, ठीक है, केल्विन में भी चेंज कर सकते हो, तो केल्विन में भी कर सकते हैं। तो P1 जो आपका फाइनली इन दोनों इक्वेशन, क्योंकि इसको और इसको यूज करने के बाद हमारे पास P1 जो निकलेगा वो एब्सोल्यूट प्रेशर पहले निकलेगा और बाद में हम गेज प्रेशर निकालेंगे, तो 2.08 निकल जाएगा, 2.08 प्रेशर गेज प्रेशर, सॉरी एब्सोल्यूट प्रेशर हमारे पास निकल आएगा। इस तरह से हम एब्सोल्यूट प्रेशर निकालेंगे, लेकिन हमें क्या निकालना है, गेज प्रेशर। तो इसमें से गेज प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे, गेज प्रेशर निकालने के लिए एटमॉस्फेरिक माइनस कर देंगे, 2.08 माइनस 1.013 ये माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद 1.07 हमारे पास बार आंसर आ जाएगा। लीजिए इस तरह से आ जाएगा, लेकिन वही अगेन इसमें भी कराने में, इसको सॉल्व करने में टाइम लगता है, इसको समझने में टाइम लगता है, इसीलिए हम क्या कह देते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को आप अगर छोड़ भी दोगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा हमारे मार्क्स के ऊपर। इस तरह का क्वेश्चन बड़ा सा लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग है, पहले देखा था बहुत टाइम लगा, छोड़ दो कोई बात नहीं। अगर सेम का सेम आंसर कहीं आपको दिखे और लगा दोगे तो ज्यादा अच्छा है। ओके चलिए आगे देखिए, अ रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल कंटेनिंग ओनली 3 प्रोसेसेस, कहता है कि हमारे पास रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल है और उसके अंदर 3 प्रोसेसेस हैं, 3 ही प्रोसेसेस है,
ओके, प्रोड्यूसिंग वर्क इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, हमने वर्क प्रोड्यूसिंग करना है। द कंस्ट्रेंट आर क्या, देयर मस्ट बी वन आइसोथर्मल, एक आइसोथर्मल होनी चाहिए, एक आइसेंट्रोपिक होनी चाहिए, और मैक्सिमम एंड मिनिमम साइकिल प्रेशर भी और क्लीयरेंस वॉल्यूम भी फिक्स होना चाहिए। अगर फिक्स है ये सब कुछ बातें अगर आप मानोगे, ए बी सी डी बातें अगर मानोगे आप, तो हमारे पास, एक मिनट चल रहा है ना वीडियो, हाँ ठीक है, तो हमारे पास कितनी, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस आर नॉट अलाउड, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल साइकिल कहता है कि हमारे पास अगर एक साइकिल बनाओ, अगर एक साइकिल बनाओ उसके अंदर एक रिवर्सिबल, एक कौन सी आइसोथर्मल रखनी जरूरी है, एक आइसोथर्मल रखनी जरूरी है, और दूसरा इसके अंदर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होनी जरूरी है, एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होनी जरूरी है। ये दोनों प्रोसेसेस एक एक हो, और मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर भी आप फिक्स करके रखो। तो नंबर ऑफ पॉसिबल साइकिल कितने होते हैं आपको दिमाग में रखना, इसका 4 होंगे, इसके 4 आएंगे। 4 आप बना सकते हो, साइकिल बना सकते हो 4, कि एक आइसोथर्मल मैंने यहां रख लिया, दूसरा यहां रख लिया, तीसरा एक कोई मैंने मान लीजिए रिवर्सिबल एडियाबैटिक ले लिया, ठीक है, रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक तो हो ही चुका है, एक और 12 ले सकते हैं। मिनिमम बोला है 1, तो आप देखेंगे मिनिमम 1 बोला है तो आप 2 भी तो ले सकते हो। एक आइसोथर्मल ले ली, एक आइसोथर्मल ले ली हमने, फिर आइसेंट्रोपिक ले ली, आइसेंट्रोपिक, ओके, और फिर से हमने एक और जो प्रोसेस ली वो आइसोथर्मल ले ली, आइसोथर्मल ले ली, तो 2 आइसोथर्मल, एक आइसेंट्रोपिक बना दी, 2 आइसेंट्रोपिक, एक आइसोथर्मल बना दी, और हमने कोई प्रोसेसेस इसके अंदर प्रेशर वाली ऐड की, तो टोटल करने के बाद हमारे पास 4 प्रोसेसेस आपके पास बन जाएंगी, 4 साइकिल्स आपके पास बन जाएंगे। कोई और ऐड क्या कर सकते हो, कांस्टेंट वॉल्यूम वाली ऐड कर दो, कांस्टेंट प्रेशर वाली ऐड कर दो, लेकिन एक एक ये होनी चाहिए, बात समझ रहे हो, एक एक तो होनी ही चाहिए। आइसोथर्मल एक होनी चाहिए, आइसेंट्रोपिक एक होनी चाहिए, तीसरी आप आइसोकोरिक लगा दो, चौथी आप आइसोबारिक लगा दो, ऐसे करके 4 साइकिल आपके पास पॉसिबल है। ऐसे करने के बाद 4 साइकिल आपके पास पॉसिबल है। ओके, द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर इज, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर कितना होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ एयर, इसको कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। एयर पर यूनिट मास मतलब, वॉल्यूम पर यूनिट मास का मतलब क्या है कि अगर आपके पास 1 किलोग्राम एयर है तो वो कितनी जगह घेरेगी, कितने मीटर क्यूब जगह घेरेगी। तो इसके लिए याद कर लें 0.816 क्यूबिक मीटर पर किलोग्राम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर। और इसी को लीटर में अगर पूछ ले तो 816 लीटर पर किलोग्राम, इतना होगा, 816 लीटर पर किलोग्राम होगा। अगर हमें मीटर क्यूब में पूछता है तो 0.816, और अगर हमें किलो लीटर में पूछता है तो 816 लीटर पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम हवा आपके पास हो तो वो कितनी जगह घेरती है, 816 लीटर या 0.816 मीटर क्यूब हमारे पास जगह घेरेगा, हमारे पास वो जगह घेरेगा। ओके, चलिए आगे, ये हमारे पास हो चुका है। देखिए, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी और सीवी फॉर ट्राई एटॉमिक गैस। देखिए, मैंने आपको बताया सीपी और सीवी क्या होता है, गामा, लेकिन ये ट्राई एटॉमिक गैस है तो उसके लिए वैल्यू होती है 1.3। मैं आपको सारी याद करवा देता हूं एक बार, ठीक है, एक बार याद करवा देता हूं। सीपी ओवर सीवी क्या होता है, गामा। गामा इज ऑल्सो रिटन एज, गामा को और क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 बाय एफ। एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस। तो हमारे पास अगर देखेंगे तो वो अगर मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक के अंदर एक ही एटम होगा, जैसे कि हीलियम है, आर्गन है,
डायटोमिक में दो एटम हो गए, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मतलब O2, नाइट्रोजन मतलब N2, ओके। और अगर 3 एटम है, O3 हमारे पास है, CO2 है हमारे पास है, CO2 का मतलब है एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो ट्राइएटॉमिक बन गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इसकी अगर 1 वाली, इसकी 3 होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है। बस आपको इसमें पुट करना है, गामा वाले में पुट करना है आपको, क्या यहां 3 पुट करना है, यहां पे 5 पुट करना है और यहां पे 6 पुट करना है। करने के बाद आपको सिर्फ फाइनल वैल्यू जो है वो याद रखनी है, 1.67, 1.4, 1.4 और 1.33। ये आपको याद करनी है, ये आपको याद करनी है। याद करना क्या है, गामा जो है, जो मोनो एटॉमिक का है, मोनो एटॉमिक गैस का गामा जो है वो 1.67 होता है। गामा डाई एटॉमिक का वो 1.4 होता है, जिसको हम एयर के साथ लेके चलते होते हैं हमेशा। गामा ऑफ एयर 1.4 हमने याद किया हुआ है, वो डायटोमिक कहा जाता है। गामा ट्राई एटॉमिक का वो जो है 1.33 होता है बस। जैसे कि CO2, अगर CO2 का कोई पूछे तो 1.33 है, 1.33 है। अगर आपको कोई पूछ भी लेता है तो हम इसके बारे में ऐसे बता सकते हैं, ओके। तो इस तरह से गामा की वैल्यू याद करनी है आपको। जहां भी कोई कंफ्यूजन लगे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का पूछ ले, अब हम कहें कार्बन मोनोऑक्साइड, हमने तो याद ही नहीं किया, ये डायटोमिक है। डायटोमिक के लिए हमें पता है 1.4 होता है, बस दिमाग में ऐसे रख लेना है। डायटोमिक है, ट्राइएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है, गामा की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। उसके हिसाब से आप गामा की वैल्यू को लगा के अपना आंसर दे देंगे। चलिए आगे। Which equation represent the actual enthalpy of evaporation? Actual enthalpy of evaporation मतलब आपके पास जब यहां पे evaporation होती है, यहां पे देखते हैं आप, इवेपोरेशन होती है, यहां से लेकर यहां तक हम चलते हैं, तो ये जो चलते हैं ये HFG कहलाता है, ये कहलाता है HFG। तो HFG जो है वो XHFG हमारे पास आ जाता है, रिप्रेजेंट एक्चुअल एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन। एक्चुअल एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन को इस तरह से हम दिखाते हैं कि X कितना है HFG का, X के साथ मल्टीप्लाई करके एक्चुअल एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन को हम शो करते हैं, ओके। तो हम देखते हैं आगे। फॉर एनी गैस, किसी भी गैस के लिए Cp इक्वल टू Cv होता है, Cp लेस देन Cv, Cp ग्रेटर देन Cv। तो आपको याद रखना चाहिए Cp जो हमेशा ही बड़ा होता है Cv से। फॉर एनी गैस, गैस के लिए हमारे पास Cp जो होता है ग्रेटर देन Cv होता है, ग्रेटर देन Cv होता है, Cp इज ग्रेटर देन Cv। तो ये आपको पता होना चाहिए। मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडल गैस डिपेंड्स ऑन इट्स प्रेशर, इट्स टेम्परेचर, बोथ इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो मोलार जो है हमारे पास, वो वाला क्वेश्चन जो है उसका क्या है कि हमारे पास मोलार जो है वो नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल कितने हैं, तो मोलार स्पेसिफिक हीट। लेकिन ये हमें कभी भी सिलेबस में नहीं हो, लेकिन पता नहीं कौन से पे ये आया था, एक मिनट, कौन से वाले में आया था ये मोलार वाला, SSC JEE 2018 में आया, 2018 में आया, 18 में आया। आपने पढ़ा नहीं हुआ, एक बार सर्च डू कर लेना आप भी, एक बार मोलार स्पेसिफिक हीट क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना। ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन हमें हाँ पढ़ना जरूर है, थोड़ा सा पढ़ जरूर लेना है इसका। तो किस पे हमारा डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, ओके। तो थोड़ा सा हम भी पढ़ लें। मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। जैसे हम देखते हैं, हम पानी वाले में केस में देखा था कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 किलोग्राम पानी के लिए हमें कितनी स्पेसिफिक हीट की जरूरत है, उसे स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। मोलार स्पेसिफिक हीट जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हो
तो उसको 1 डिग्री केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना हो, तब हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट, उसे मोलार स्पेसिफिक हीट बोल देते हैं। ओके, मोलार स्पेसिफिक हीट बोल देते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी, unit mass of that, the total amount of gas at some stated temperature and pressure, या gas at -273 specific volume of gas। तो इसके बारे में हमने बताना है यूनिट मास ऑफ दैट गैस। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या कहेंगे, यूनिट मास। देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें कहते किसे हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम अभी आपको बताया, पहले भी मैंने, स्पेसिफिक वॉल्यूम हम कह देते हैं जब वॉल्यूम देखते हैं कि 1 यूनिट मास में कितना है, मतलब 1 किलोग्राम कितनी जगह घेरेगा, कितने मीटर क्यूब जगह घेरेगा। तो हमारे पास क्या हो, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास ऑफ दैट गैस। यूनिट मास, यूनिट मास मतलब 1 यूनिट मास के अंदर कितना वॉल्यूम है, तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम हम कह देते हैं। फॉर एन आइडियल गैस द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में हमने पहले भी चर्चा की हुई है। ओके, तो वो हमारे पास यूनिटी होता है, यूनिटी होता है, 1 होता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आइडियल गैस के लिए 1 होता है। चार्ल्स लॉ स्टेटस दैट, चार्ल्स लॉ के अंदर हमने कैसे पढ़ा था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा वैसे वैसे, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है। तो T1 अपॉन V1 है ना, और T2 अपॉन V2, इस तरह से हमारे पास वो क्या आ जाता है, कांस्टेंट बन जाता है। ये हमारे पास क्या बनेगा, V1 अपॉन, ये हमारे पास कैसे बन सकता है, V1 अपॉन, ठीक है, इसको उधर ले लीजिए, V1 को T1 नीचे ले आइए, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये मान लीजिए आपने क्या किया है, V1 को ऊपर ले गए और T1 को नीचे ले आए। ठीक है, बस उल्टा कर दिया इसको और कुछ नहीं, उल्टा करके ये दिखा दिया आपने। तो V2 अपॉन T2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास V और T, क्योंकि इसमें प्रेशर और वॉल्यूम की बात की है, इसमें प्रेशर टेम्परेचर की बात की है, इसमें प्रेशर वॉल्यूम की बात की है, वॉल्यूम और टेम्परेचर तो सिर्फ इसी में है। तो चार्ल्स लॉ का पता होना चाहिए आपको, तो उसके हिसाब से हम चलते हैं आगे। ओके जी, चलिए। Which of the following parameter remains constant during the idle throttling process? तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान एंथैल्पी जो है कांस्टेंट रहती है, एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। Which one of the following is the characteristic equation of a real gas? रियल गैस जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर एक इक्वेशन बनाते हैं जिसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ रियल गैस बोल देते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक वाली गैस जो है उसके अंदर फॉर्मूला जो है P + A / V² - V - B = RT, ये वाला फॉर्मूला हमें दिमाग में रखना है, ये वाला फॉर्मूला हमें दिमाग में रखना है। चलिए आगे चलिए, और इसको आपको याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। ऑल द गैसेस बिहेव्स आइडली अंडर, देखिए ऑल द गैसेस जो है, सारी की सारी गैसेस जो है वो आइडली बिहेव करती है, लेकिन प्रेशर कम होना चाहिए। लो प्रेशर पर आइडली बिहेव करेंगी। आइडली का मतलब है उनके अंदर, आइडली बिहेव करने का मतलब यह है कि जो भी लॉज ऑफ गैस है उनको मानेगी। लॉज ऑफ गैस जो है, चाहे आप कह लो आपके पास पहले चार्ल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है, ठीक है, ये सारे लॉज जो है वो मानेगी गैस, और गैसेस मानेगी, लेकिन वो लो प्रेशर पर। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो वो आइडली बिहेव नहीं करती है, आइडली बिहेव नहीं करती है। An ideal gas at 27 degree is heated at a constant pressure till its volume becomes 3 times. तो the temperature of the gas will be, तो एक आइडियल गैस है, उसके टेम्परेचर T1 जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, इज हीटेड, हमारे पास ये देखिए, ये हमारे पास है कोई गैस है, ऑलरेडी एक गैस है मेरे पास, और वो 27 डिग्री पर है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको क्या किया, हीट क्या, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए हम ऐसे बना लेते हैं, तो हीट दी गई, नीचे से हीट देगी और कांस्टेंट प्रेशर पे दी गई, ठीक है, टिल इट्स वॉल्यूम बिकम्स 3 टाइम्स। पहले वॉल्यूम V1 था, अब जो है वो वॉल्यूम बढ़ गया। V1 मान लीजिए, मैं ऐसे वैल्यू ये ऐसे बोल देता हूं, मान लीजिए 10 मीटर क्यूब बोल देता हूं, तो V2 जो है अब ये 30 मीटर क्यूब बन गई, 30 मीटर क्यूब बन गई, मतलब V2 जो है 3 टाइम्स ऑफ V1 बन गई, 3 टाइम्स ऑफ V1 बन गई। तो हमारे पास क्या आता है, देन द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी,
तो हमारे पास टेम्परेचर बताइए कितना हो जाएगा। तो इसके लिए सिंपल सा एक इक्वेशन हमारे पास लगाएंगे कि आप इसको चार्ल्स लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं हमारे पास, कि प्रेशर अगर रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, कि प्रेशर आपको बढ़ाना नहीं है, प्रेशर आपको बढ़ाना नहीं है, उस केस में हमारे पास बात आएगी कि हमारे पास ये फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे। जी मेरे बच्चे, एग्जाम तो हो गई, आप बस अपनी तैयारी पे जोर दीजिए, तैयारी पे जोर दीजिए, हो तो जाएगा एग्जाम जूम तो सारे हो जाते हैं, सो डोंट वरी एग्जाम की ऐसी टेंशन ना लो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, टेम्परेचर, तो हमारे पास V1 और V2 दोनों हमारे पास गिवन है और टेम्परेचर है। तो हमें पता है, अभी अभी हमने इक्वेशन लगाई टेम्परेचर और वॉल्यूम वाली, वही वाली आप फॉर्मूले में यहां पे भी लगा दो, बस आप करिए जल्दी से। चलो 1 मिनट है आपके पास, वही वाला फॉर्मूला लगाना है, वॉल्यूम और टेम्परेचर वाला, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जल्दी से कर दीजिए इसको। चलिए लास्ट, मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन है ये, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये, जल्दी से बेटा जल्दी से। हाँ लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बस खत्म है, उसके बाद काम हमारा, ये आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, इसके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो बहुत है, मतलब मेरे मुताबिक बहुत है, इतने तो नहीं तो हम इतने करवाते भी नहीं है, ये तो मैंने काफी करवा दिए। जो मैंने टेम्परेचर और वॉल्यूम वाला अभी थोड़ी देर पहले चार्ल्स लॉ का बताया, वही वाला आपने लगा देना जस्ट, और कुछ नहीं करना, जल्दी से लगाइए और मुझे बताइए क्या आंसर आता है, जल्दी से बेटा जल्दी से। लास्ट 10 9 8 7 6 5 81। अरे मेरे बाप, चलिए ऐसे मत करो बेटा, इंद्राणी 81 नहीं मेरे बच्चे, कोई रीजन है इसका, रीजन है, कुछ रीजन है, उसके कारण हमारे पास चेंज होगा, ये आंसर इसका चेंज होगा। देखिए कैसे, हमारे पास जो है फॉर्मूला चार्ल्स लॉ से हमने उठाना है, तो T1 और टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच जो रिलेशन है वो वाला हमने रिलेशन यहां पे लगा देना है। तो T2 अपॉन T1 और ये V2 अपॉन V1, ये हमारे पास फॉर्मूला है, V2 अपॉन V1 हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखिए V2 क्या है, V2 अगर देखोगे तो V2 है 3V1, 3 टाइम्स V1, ओके, V1 नीचे, तो V1 ये नीचे है, ये ऑलरेडी ये कट गया, तो 3 आ गया, तो हमारे पास है T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स। अब लेकिन जो है T1, अगर आप T1 की बात करें तो यहां पे मैं इसको व्हाइट कलर कर लूंगा, एक मिनट जी, ओके, तो हमारे पास T1 जो है, T1 वो हमारे पास है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपने इसने डिग्री सेंटीग्रेड में रखा, अगर आपने डिग्री सेंटीग्रेड में रखा तो आपका सही है, आप जो सोच रहे हैं वही आंसर आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, इसके अंदर हमें इसको डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करना है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करना है, 273 से ऐड करेंगे तो 300 बन जाएगा, 300 बन जाएगा, तो 300 केल्विन बन जाएगा, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड के साथ हम खेलते नहीं है कभी भी, ऐसा नहीं खेलते, केल्विन के साथ ही बातें करते हैं हमेशा। टेम्परेचर जब भी लेना हो, कहीं पे कोई वैल्यू प्लस माइनस ऐड जो भी मल्टीप्लाई किसी से करना है, तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ले लेना बस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T2 अपॉन T1 कितना आ गया हमारे पास, 300, और ये क्या है 3 टाइम्स, तो T2 कितना आ गया, 3 इंटू 300, 900 आ गया, 900, लेकिन ये क्या है, केल्विन, आप याद रखें ये क्या है, केल्विन। अब केल्विन को हमें फिर से डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करके आंसर लिखना है, 900 माइनस 273, इसको माइनस कीजिए, 7 2 सॉरी ये कितना आ गया, 7, ठीक है, और ये आ गया 9 2 और 8, 827, 800 नहीं सॉरी 627, 627, ओके
627, क्योंकि वो तो माइनस ही हो गया, ठीक है, 627। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 627 डिग्री सेंटीग्रेड। और बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, बहुत बच्चों को इस क्वेश्चन में पता नहीं बहुत बार बार मैसेज आते हैं कि सर ये कैसे डबल, ये ट्रिपल टाइम्स कैसे हो गया, ये क्या हो गया। तो हमारे पास ये आपको डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं केल्विन में लेके चलना पड़ेगा। केल्विन में लेके चलेंगे तब हमारे पास सही आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में लोगे तो आपका गया आंसर गया, क्योंकि कभी भी कोई मल्टीप्लाई करना है, कुछ करना है तो केल्विन में टेम्परेचर को लेना है, ना कि डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, ओके जी, चलिए, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट कल दोबारा